नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, यह आयोजन 27 और 28 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया, तो याद रखिएगा दूरसंचार विभाग ने पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। 2023 में राजस्थान ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखिएगा राजस्थान की जो स्थापना है वो 30 मार्च 1949 को मानी जाती है, यानी राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 30 मार्च 1949 को, यानी 1949 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुटुंबश्री क्या है? तो याद रखिएगा कुटुंबश्री देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। याद रखिएगा कुटुंबश्री की जो शुरुआत है वो 1998 में केरल सरकार और नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से की गई थी। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्नति कार्यक्रम क्या है? तो याद रखिएगा SC/ST समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम है उन्नति कार्यक्रम। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया। 2023 की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कचरे को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रथाओं को प्राप्त करना। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट अर्थात लाइफ इसको पेश किया था कब? 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित COP26 के सम्मेलन में। क्लियर है? तो ये भी इसके साथ आपको रिलेट करके याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो लाइफ किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। कहां पर? तो 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 के सम्मेलन में। और लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है सारस, और इसका जो अंग्रेजी नाम होता है उसको कहते हैं क्रेन, यानी सारस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेन। अभी सारस को पालतू के तौर पर उसको संरक्षण देना एक चर्चा का विषय हुआ था, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस और इसका अंग्रेजी नाम होता है क्रेन। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया? तो अनुसूची 4 में से सूचीबद्ध किया गया है। याद रखिएगा सारस जो है ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सारस का वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटीगोन। क्या नाम है? ग्रूस एंटीगोन। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एवी गैस 100 LL क्या है? तो याद रखिएगा एवी गैस 100 LL ये विमानन ईंधन है, यानी एविएशन फ्यूल है, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एवी गैस 100 LL को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। अगर हम बात करें ताजमहल के निर्माण की तो याद रखिएगा मुगल शासक शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। यदि तिथि की बात करें तो 1632 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और यह 1648 में कंप्लीट हुआ। यदि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार की बात करें तो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्लियर? याद रखिएगा ये जो ताजमहल है ये यमुना नदी के दक्षिण तट पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस क्या है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस एक संयुक्त समुद्री बलों का प्रशिक्षण अभ्यास है, और ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस का जो आयोजन है ये सेशल्स में किया गया। और याद रखिएगा भारतीय नौसेना ने पहली बार इस ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में पार्टिसिपेट किया और भारत की तरफ से INS सुनैना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सेशल्स है ये पश्चिमी हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है जो कि माहे द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वच्छ टॉय कैथॉन कार्यक्रम का संबंध क्या है? तो याद रखिएगा स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इस स्वच्छ टॉय कैथॉन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, और किस मंत्रालय के तहत? तो याद रखेंगे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्वच्छ टॉय कैथॉन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा इसका उद्देश्य है खिलौने के निर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान तलाशना। क्लियर? याद रखिएगा सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर इस कार्यक्रम में नॉलेज पार्टनर है। क्लियर? अगर हम बात कर लें भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना
एनएपीटी की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 2020 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आदिवासी समुदायों पर भारत का पहला विश्व कोश प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा उड़ीसा ने आदिवासी समुदायों पर भारत का पहला विश्व कोश प्रकाशित किया है। याद रखिएगा इसमें 13 विशेष रूप से कमजोर समूह अर्थात पीवीटीजीएस शामिल हैं। अगर हम इस समूह की बात करें जो विशेष रूप से कमजोर समूह है जिसको अभी आप कह रहे हैं कि पीवीटीजीएस, इस समूह का जो सृजन है वो डेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। और ये जो डेबर आयोग की रिपोर्ट है ये 1960 और 61 में आई थी। इसके आधार पर विशेष रूप से कमजोर समूह का सृजन किया गया था। क्लियर है? और ये जो भारत का पहला विश्वकोश प्रकाशित किया गया आदिवासी समुदायों पर उड़ीसा के द्वारा, इसमें 13 विशेष रूप से कमजोर समूह शामिल हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यूएपीए क्या है? तो सबसे पहले तो आप यूएपीए का फुल फॉर्म देखिए। इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएपीए कहते हैं। इसे 1967 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन सलमान। यदि हम सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रियाद है। और अगर हम सऊदी अरब की सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में जॉर्डन है, इराक है और कुवैत है। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमन है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, कतर है, यूएई है और ओमान है। और इसके दक्षिण पूर्व में भी ओमान है। याद रखिएगा सऊदी अरब के पश्चिम में लाल सागर और अकावा की खाड़ी है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। और 2022 में विश्व हृदय दिवस जो कि 29 सितंबर को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। अब जरा हम यहाँ पे हृदय से संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है उसको जरा कवर करते हैं। याद रखिएगा हृदय जो है यानी हार्ट जो है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। याद रखिएगा यह एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है। क्लियर है? ये दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा मानव हृदय का जो वजन है लगभग 300 ग्राम होता है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80। और जो वयस्क व्यक्ति है उनका जो रक्तचाप है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है? तो याद रखेंगे जो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1903 में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य करता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के रखरखाव और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के लिए देश को 24 मंडलों में बांटा गया है। तो इस संख्या को भी ध्यान में रखेंगे कि इस पर्पज के लिए देश को 24 मंडलों में बांटा गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए के अध्यक्ष होते हैं। यदि हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा की गई और इसकी जो स्थापना दिवस है वो 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय SC/ST हब संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में राष्ट्रीय SC/ST हब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय SC/ST हब योजना है जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSSH के नाम से जानते हैं, इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा दुबई यूएई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा यह समिट का 8वां संस्करण था। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का जो आयोजन है किस थीम के साथ हुआ? तो आपका जवाब होगा क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो। क्लियर है? याद रखिएगा हरित अर्थव्यवस्था 4 स्तंभों पर केंद्रित है। अब ये 4 स्तंभ का क्या है? इसमें पहला है ऊर्जा, दूसरा है वित्त, तीसरा है खाद्य सुरक्षा और चौथा है युवा। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ मादक पदार्थों के
धंधा करने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम क्या रखा गया? गरुड़ अभियान। यानी मादक पदार्थों का धंधा करने वाले ऐसा नेटवर्क जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चलाता है, उसको खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसको कहा गया ऑपरेशन गरुड़। याद रखिएगा, इस ऑपरेशन गरुड़ को सीबीआई के द्वारा चलाया गया और इसमें इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इसमें कोलैबोरेशन भी किया गया। क्लियर है? यानी मुख्य रूप से ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ एक बेहतर तालमेल के द्वारा विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में इस ऑपरेशन गरुड़ अभियान को चलाया। अगला प्रश्न है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। याद रखिएगा, ये जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं ये दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती हैं। याद रखिएगा, इनका रंग पीला होता है और इनका जो आकार है वो पिरामिड की तरह होता है। याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रेनल ग्लैंड मानव शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जब हम ये कह रहे हैं कि हार्मोन से संबंधित अनेक कार्य के लिए उत्तरदायी होता है एड्रेनल ग्लैंड, तो उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं? तो उसमें प्रमुख है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, अगला है प्रोटीन और वसा को जलाना, उसके बाद है तनाव पर प्रतिक्रिया देना, ये भी एड्रेनल ग्लैंड का ही हिस्सा है। याद रखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करना ये भी एड्रेनल ग्लैंड का ही काम है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि काम की जो न्यायसंगत और मनोविचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता है, इसका उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 42 में दिया है। यानी काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता के लिए जो उपबंध है वो अनुच्छेद 42 में दिए गए हैं। अगला पूछा जा रहा है कि नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 49 अर्थात 49 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है उससे संबंधित है अनुच्छेद 50। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। याद रखिएगा, रोजर फेडरर ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है और इन्होंने जो अंतिम कप खेला है वो है लेवर कप। यानी लेवर कप में खेल के दौरान ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में तोहफत उल मुहाउद्दीन, जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार है, इसकी रचना की है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान पीठ क्या होती है? तो याद रखिएगा, संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। यदि हम भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद की बात कर लें तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 में इसके लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की संख्या उल्लेखित की गई है। क्लियर है? किसमें? अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे, ये जो स्लाइडेन है ये जर्मनी वनस्पति विज्ञानी है और जो स्वान है ये जर्मन जंतु विज्ञानी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि समाजवादी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। यदि हम भगत सिंह की जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो याद रखिएगा, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो महान्यायवादी हैं जिनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 के तहत। यानी अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा। यदि हम यहाँ पर महान्यायवादी बनने की योग्यता को देख लें तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो 3 योग्यताएं दी हैं उनमें से किसी एक योग्यता को उसको फुलफिल करना होगा। इसमें पहला दिया गया कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। दूसरा है हाई कोर्ट में उसे कम से कम 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव हो या राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता हो। क्लियर? अगला देखिए, और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, आप ये पढ़ भी चुके हैं कि नए महान्यायवादी नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी जी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिमांक बिंदु, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हिमांक बिंदु वह है तापमान है जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है।
यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब धरातल पर तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प हिमकणों के रूप में बदल जाता है, जिसे आप तुषार या पाला कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे ओशांक बिंदु कहा जाता है। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के अधिकार संबंधित व्यवस्थाएं दी गई हैं। और याद रखिएगा, इस संबंध में चुनाव लड़ने की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, यानी एक बार वो राष्ट्रपति रहे फिर वो दोबारा, और इस प्रकार से वो मैक्सिमम लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। क्लियर है? अगर आप इसके संदर्भ में अमेरिका से तुलना करेंगे तो भारत और अमेरिका में इस संदर्भ में अंतर पाया जाता है। क्लियर? इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट हुई। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।